गोइंग विद आवर क्विक रिकैप ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। एंड इस चैप्टर को हम लोगों ने, अगर हमने इसका पहला पार्ट देखें इस चैप्टर का, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चाइना एंड जापान के बारे में देखा था कि कैसे चाइना में प्रिंटिंग टेक्निक्स का आविष्कार होता है और फिर वो कैसे दुनिया में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होता है, जापान पहुँचता है, कोरिया पहुँचता है। अब हम लोग देखेंगे यूरोप के बारे में। अगर याद हो तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग 4 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, चाइना, जापान, यूरोप एंड इंडिया। जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं दे आर यूरोप की, यूरोप पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ता है, उनकी समाज और सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक इनटू इंडिया। तो अब हमारा जो इस वीडियो में रहेगा हमारे जो आज की वीडियो जो है इसके अंदर वी आर गोइंग टू लुक इनटू अबाउट यूरोप की, यूरोप के ऊपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यूरोप के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचती है और क्या इंपैक्ट उसका पड़ता है। तो यूरोप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग जो देखेंगे दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इज मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है ही वॉज अ ग्रेट एडवेंचरर एंड ट्रैवलर अपने टाइम पीरियड में दुनिया के अंदर। 1295 एडी में ये चाइना से इटली वापस पहुंचता है और अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक को इटली वापस लेकर आता है। अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं 1295 की, तो इस टाइम पीरियड में दुनिया के अंदर मंगोल एम्पायर का वर्चस्व चल रहा था। One of the largest empires ever built in the world has been by the Mongols। तो मंगोल एम्पायर का पूरी दुनिया में, लगभग पूरे एशिया पे एंड यूरोप पे, उस टाइम के जो नोन वर्ल्ड है उस टाइम पीरियड में मंगोल एम्पायर का पूरी दुनिया के अंदर उस समय वर्चस्व था। एंड मार्को पोलो इस टाइम पीरियड में यूरोप से एशिया ट्रैवल करता है, मंगोल एम्पायर को ध्यान से देखता है। तो मार्को पोलो के बारे में इफ यू आर गोइंग टू रीड अबाउट, तो मंगोल एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ उसने डॉक्यूमेंट कर रखा है मंगोल एम्पायर के बारे में। तो मार्को पोलो मंगोल एम्पायर के पीक पर एशिया पहुंचता है, काफ़ी कुछ लिखता है, देखता है, वहाँ से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी और नॉलेज को अपने साथ वापस इटली लेकर आता है। एंड उसके बाद फिर इटालियंस जो हैं वो लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबों को प्रिंट करना, छापना चालू कर देते हैं। बट इट वॉज अ रिलेटिवली वेरी स्लो प्रोसेस, ज़्यादा तेज़ी से आप प्रिंट नहीं कर सकते थे। इसके बाद जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती चले गई, अब देखिए 1300 के आसपास तक आते आते अब किताबें कुछ हद तक छपना चालू हो गई थी, पर अभी भी इतनी तेज़ी से नहीं छप रही थी। पर डिमांड जो थी अब वो मार्केट के अंदर बढ़ना चालू हो गई थी। इस टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, जनता इतनी लिटरेट नहीं थी। अब धीरे धीरे यूरोप के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ वो चेंजेस क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1430s तक आते आते एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, वो आता है जोहान गुटेनबर्ग। अब कैरेक्टर्स के नाम याद रखना, इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत दे रखे हैं, किताबों के नाम, इंसानों के नाम बहुत ज़्यादा दे रखे हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने मार्को पोलो देखा, पहला कैरेक्टर। अब दूसरा कैरेक्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है जोहान गुटेनबर्ग। तो जोहान गुटेनबर्ग वॉज अ जर्मन एंड 1430 में जाके, यानी कि लगभग मार्को पोलो के 100 साल, 120-130 साल बाद जाके ये क्या करता है, पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर देता है, बेहतर कर देता है, जिससे किताबें अब ज़्यादा तेज़ी से जो थी वो प्रिंट हो सकती थी। तो गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, ये टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर भी, और इससे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, 3 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गुटेनबर्ग जो था उसने जो टेक्नोलॉजी उस समय एग्जिस्टिंग थी प्रिंटिंग की, उसे और ज़्यादा वो बेहतर करता है, और ज़्यादा उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आता है। एंड 1448 तक आते आते वो अपनी पहली किताब छाप देता है जिसका नाम था बाइबल। उस समय क्रिश्चियनिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली द मेन रिलीजन इन यूरोप। इसके बारे में अगर याद हो तो प्रोटेस्टेंट्स, रोमन कैथलिक्स का एक तरफा वर्चस्व चलता था, तो बाइबल को गुटेनबर्ग छाप देता है। एंड 1450 से 1550 तक जाते जाते अब अगले 100 साल के अंदर यूरोप के अलग अलग शहरों में प्रिंटिंग प्रेसेस बनना चालू हो जाती हैं। आई एम नॉट गोइंग विद एवरी ईच एंड एवरी लाइन बिकॉज इट इज अ क्विक रिकैप, तो बहुत तेज़ी से मैं चल रहा हूँ, बस कैरेक्टर्स के नाम याद रखो, कहानी को सुनते हुए चलो। तो गुटेनबर्ग आता है, ही वॉज अ जर्मन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेहतर करता है, एंड बाइबल को वो प्रिंट कर देता है, और उसके अगले 100 साल के अंदर अलग अलग शहरों में यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेसेस बनना चालू हो जाती हैं। अब जब अगले 100 सालों के अंदर यूरोप के अलग अलग शहरों में प्रिंटिंग प्रेसेस बनना चालू हो जाती हैं, तो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अब यानी कि कहीं ना कहीं अब एक क्रांति आ गई, प्रिंट को लेके क्रांति आई, समाज के अंदर, शहरों के अंदर क्रांति
क्रांति आना स्टार्ट हुई एंड लोगों में लिटरेसी रेट अब बढ़ना चालू हो गया। अभी तक जो लोग किताबों को पढ़ नहीं पाते थे, सिर्फ ओरल नॉलेज पे ही विश्वास रखा जाता था उस टाइम पीरियड में, जो रिच क्लास थी उन्हीं तक किताबें हुआ करती थी, वही सिर्फ रीड कर पाते थे। अब ऐसा नहीं था, आम आदमी भी जो था वो भी रीड करना चालू कर दिया, उसे भी अब पढ़ना समझ में आने लग गया, लिखना समझ में आने लग गया, तो उसे भी अब किताबें चाहिए थी। एक तरीके से देखा जाए जैसे आज मोबाइल फोन्स के लिए हम लोग सारे के सारे हुकअप रहते हैं, कहीं ना कहीं एडिक्शन सा रहता है, तो किताबों का एडिक्शन मार्केट के अंदर होना चालू किताबों का एडिक्शन मार्केट के अंदर होना चालू हो गया। तो एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, हाउएवर रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो। So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. तो अब folk tales के ऊपर, folk tales होती हैं किसी लोकल एरिया की किस्से कहानियाँ, उनके ऊपर किताबें छपने लग गई। लिटरेसी रेट कम थे, बेसिकली 20th सेंचुरी तक आते आते बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ेगा यूरोप के अंदर, बट इस टाइम पीरियड में कम थे, बट देखा जाए 100-200 साल पहले तो उससे थोड़े बेहतर हो चुके थे। इसी के अलावा रिलीजियस, अब अगर याद हो तो एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में, हिस्ट्री चैप्टर 1 में, रोमन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। तो इस टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर रोमन कैथलिक्स का वर्चस्व था। आई विल डिनोट रोमन कैथलिक्स एट आरसी। कंप्लीटली रोमन कैथलिक चर्च का वर्चस्व था, उन्हीं का राज चलता था, उनका जो रिलीजियस हेड था उसे पोप बोला करते थे, एंड इन्हीं के पास सिर्फ बाइबल हुआ करती थी, आम जनता के पास बाइबल नहीं हुआ करती थी। तो जोहान गुटेनबर्ग ने बाइबल छापी थी, उसके बाद बाइबल छापने के बाद फिर मार्टिन लूथर एक कैरेक्टर आता है, ही वॉज ऑल्सो जर्मन। अब ये तीसरे व्यक्ति का नाम आया है, ये अपनी 95 थीसिस छापता है, और अब इसके टाइम पीरियड तक आते आते 1517 की बात हो रही है। जोहान गुटेनबर्ग जो था वो 1400s में था, तो अगले 100 साल के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी रिफाइन हो चुकी थी, बेहतर हो चुकी थी। तो मार्टिन लूथर जो था बाइबल को भी छापता है, ट्रांसलेट करता है लोकल लैंग्वेजेस में, और बाइबल को भी छापता है, एंड आम जनता तक बाइबल पहुंचती भी है, क्योंकि लिटरेसी रेट्स भी थोड़े बढ़ चुके थे, लोग अब पढ़ सकते थे खुद ब खुद, किसी और के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। तो मार्टिन लूथर 95 थीसिस छापता है, और ये 95 थीसिस में रोमन कैथलिक चर्च में जितनी भी कमियां थी, जितनी भी उनके अंदर दिक्कतें हैं, और जो भी चीजें उनके अंदर गलत थी, फ्लॉज थे, उन सारे फ्लॉज को वो उजागर करता है। और उससे क्या होता है, रोमन कैथलिक चर्च में हड़कंप मच जाता है। तो यहां से अब लोगों तक जब बाइबल पहुंची, लोगों तक जब ये 95 थीसिस पहुंचे, तो लोगों की भी आंख खुल गई, लोगों को भी समझ में आया कि भैया रोमन कैथलिक चर्च ने हमारा इतने सालों से, 1000 सालों से बेवकूफ बना रखा है, और जो वो हमसे बोलते हैं हम आंख बंद करके उसी काम को करते हैं। तो यहां से लोगों ने रोमन कैथलिक चर्च का विद्रोह करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और यहां से प्रोटेस्टेंट्स का जन्म होता है। तो क्रिश्चियंस के अंदर अब ये दो सेक्ट्स बन गए, एक तरफ थे अब रोमन कैथलिक्स और दूसरी तरफ थे अब प्रोटेस्टेंट्स। तो जो लोग भी रोमन कैथलिक चर्च का बहिष्कार अब कर रहे थे उन्हें प्रोटेस्टेंट्स बोला गया। तो यहां पे तभी एक पॉइंट और टॉपिक है, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, क्योंकि अभी प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पहले तक कोई भी रिलीजन के ऊपर डिबेट नहीं कर सकता था, बहस नहीं कर सकता था, आपको आंख बंद करके भरोसा करना पड़ता था। चर्च जो भी बोलता था, प्रीस्ट जो भी बोलता था, अगर प्रीस्ट ने बोल दिया कि आप इतने पैसे दे दो तो आपकी सीट स्वर्ग में पक्की हो जाएगी, आप नरक में नहीं जाओगे, आप हेल में नहीं जाओगे, तो लोगों को आंख बंद करके विश्वास करना पड़ता था। पर अब क्या होने लगा, मार्टिन लूथर ने खुलेआम चर्च को चुनौती दे दी कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और यहां से चर्च के अंदर भी अब डर बैठना चालू हो गया, एंड स्पेशली प्रिंट टेक्नोलॉजी के खिलाफ चर्च के अंदर डर बैठना चालू हो गया कि ये प्रिंटिंग रेवोल्यूशन को अगर रोका नहीं गया या इस पे कुछ कंट्रोल नहीं लगाया गया तो ऐसे तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ, और जो हमारे ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चालू कर देंगे। तो यहां से शुरुआत होती है। तो इस टॉपिक में अगर रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट को अगर हम लोग देखें तो इतना हमें याद रखना है, मार्टिन लूथर के बारे में याद रखना है, 95 थीसिस के बारे में याद रखना है, प्रोटेस्टेंट्स की कहानी इसके अंदर बता दी जाए, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट एंड डिसेंट मतलब अब चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर के अलावा और लोगों ने भी लिखा, उनमें से अब एक और नया कैरेक्टर निकल के आया, वो कौन था, वो था मेनोचियो। ये मेनोचियो का नाम याद रखना है यहाँ पे। अब ये फोर्थ कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये भी इटालियन होता है। इन इटली बिगैन टू री इंटरप्रेट बाइबल।
यानी कि वो बाइबल को फिर से, अभी तक रोमन कैथलिक जैसे बाइबल का इंटरप्रिटेशन बता रहे थे, वो उसके अगेंस्ट बताता है। एंड कहीं ना कहीं रोमन कैथलिक चर्च जो था वो इसके फिर खिलाफ चला जाता है, क्योंकि रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ बोल रहा था, और मिनेचियो को पकड़ते हैं रोमन कैथलिक चर्च, एंड देन ही वाज किल्ड, देन ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द चर्च एंड द पोप। तो रोमन कैथलिक चर्च आल्सो स्टार्टेड मेंटेनिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। तो इसे याद रखना, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। प्रोहिबिटेड का मतलब ऐसी वो सारी किताबें जिन पे रोमन कैथलिक चर्च ने प्रतिबंध लगा दिया, रोमन कैथलिक चर्च ने उन्हें बैन कर दिया कि ये सारी किताबें जो हैं, अब रोमन कैथलिक चर्च लिस्ट बना के रखती थी, कोई भी किताब छपती थी तो देखती थी कि ये चर्च के खिलाफ तो नहीं है, अगर चर्च के खिलाफ हुआ करती थी तो उसे फिर इस लिस्ट के अंदर डाल दिया करती थी। एंड ये 1558 से चालू करते हैं। इरास्मस रोट इन एडेजेस, नाम याद रखना, किताब का नाम याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, 1508 में, अबाउट द प्रिंटिंग कल्चर, और कैसे प्रिंट, इरास्मस ने क्या लिखा कि कैसे प्रिंटिंग कल्चर जो है यूरोप के पुराने ट्रेडिशंस को खत्म करता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इरास्मस ने चर्च की सपोर्ट में, क्योंकि इरास्मस जो था वो कैथलिक रिफॉर्मर था, तो उसने कहीं ना कहीं चर्च की सपोर्ट में, रोमन कैथलिक चर्च की सपोर्ट में यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रीडिंग मेनिया। बुक के अंदर हमारा ये टॉपिक भी दे रखा है रीडिंग मेनिया के बारे में। रीडिंग मेनिया का मतलब, मेनिया शब्द का मतलब होता है कि अब एक पागलपन सा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चालू हो गया, जैसे आज के टाइम पे ये मोबाइल फोन्स का पागलपन चल रहा है पूरी दुनिया में, हम सबके बीच में, तो इसी प्रकार से रीडिंग का एक पागलपन अब चालू हो गया। अब लोगों को घर जाने के बाद, सुबह नौकरी करते थे, शाम को घर पहुंचते थे और किताब पढ़ने का शौक चढ़ गया लोगों को। तो अब क्या था, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते 1700 से 1800 के बीच की बात आ रही है, इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट्स वर एज हाई एज 60 to 80%, लिटरेसी रेट्स बढ़ गए। इन इंग्लैंड पेनी चेक बुक्स, ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में एमसीक्यू में भी, तो पेनी चेक बुक्स बाय पेटी पेडलर्स, यानी कि सड़कों पे ये बहुत सस्ती किताबें बेची जाती थी पेडलर्स के द्वारा, जो सड़क पे खड़े होके बेचा करते थे, या अपनी छोटी सी एक चद्दर बिछा के जैसे रखा करते हैं, पटरी पे सामान बेचा जाता है, ऐसे ही ये बेचा करते थे। और इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था चैपमैन बोला जाता था, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी। तो बहुत सस्ते में ये किताब बेची जाती थी, तभी इन्हें बोला गया पेनी चेक बुक्स। 1 पेनी में किताब खरीद लिया जाता था। बेसिकली जो आम नॉर्मल जनता है, जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब जनता होती थी, उनके लिए किताब छपना चालू हो गई। फ्रांस में भी इसी प्रकार की किताब छपती थी, जिन्हें बोला जाता था बिलोत्क्यू ब्लू। ये याद रखना है, ब्लू क्यों बोला जाता था, क्योंकि इन किताबों का जो कवर हुआ करता था वो ब्लू कलर का कवर हुआ करता था। तो ये भी लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स थी, स्मॉल किताबें, कि कोई वर्कर जो है भाई यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी अब शुरुआत हो रही थी, तो वर्कर क्या करता था, सुबह नाश्ता किया, जेब में किताब रखी अपनी, और फैक्ट्री चला गया काम करने के लिए। बीच में उसे जब भी टाइम मिलता था अपनी किताब निकाली, दैट वाज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। जैसे आज हमारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैज बिकम मोबाइल, एवरीवेयर वी आर कैरिंग इट, जब भी टाइम मिल रहा है तभी हमारी सीरीज चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो दैट वाज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर कॉमन पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड, तो न्यूज़पेपर्स का भी एक अच्छा खासा कल्चर जो था वो बढ़ना चालू हो गया। तो ये है रीडिंग मेनिया। तो रीडिंग मेनिया के रिलेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन अगर पूछ ली जाए कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए कमेंट ऑन इट, तो कमेंट ऑन इट का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर लिखो। इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए कमेंट, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे कि लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, नाम याद रखना है, हु वॉज अ नॉवलिस्ट इन 18th सेंचुरी, नॉवल लिखा करता था। फ्रांस में ये प्रोक्लेम करता है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये ट्रेम्बल शब्द का क्या मतलब होता है, ट्रेम्बल का मतलब घबराना, कि भैया दुनिया में जो तुम लोग राज कर रहे हो, राजघराने, नोबल्स, लॉर्ड, अब तुम्हें डरने की जरूरत है, कांपने की जरूरत है, थरथराने की जरूरत है। टायरेंट्स किन्हें बोला गया है, ये राजघरानों को, नोबल्स को, लॉर्ड्स को। याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर 3 एस्टेट्स वर देयर, तो पहले तो एस्टेट्स जो हुआ करते थे उनके हाथ में पूरी ताकत हुआ करती थी, तो एक तरीके से उन्हें बोला गया है कि जो दुनिया में जिन्होंने अब सारी रिसोर्सेज अपने हाथ में ले रखी है, सारी ताकतें अपने हाथ में ले रखी है, अब उन्हें डरने और घबराने की जरूरत है। क्यों और किसके सामने? ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये वर्चुअल राइटर मतलब किताब, जो किताब लिख रहे हैं वो किताब जो है आइडियोलॉजीज को लोगों तक पहुंचा रही है, और अब लोग जो है खड़े होके तुम्हारा तख्ता पलट करेंगे। एंड दिस बिकेम ट्रू। ही वॉज अ फ्रेंच राइटर, फ्रांस के अंदर था ये। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे सबसे मेन कारण होता है प्रिंट कल्चर।
तो इसने ये बात बोली। तो अकॉर्डिंग टू लुइस सेबेस्टियन, प्रिंटिंग प्रेस इन इटसेल्फ अ रेवोल्यूशन एंड विल लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल। तो ऑटोक्रेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? तानाशाही। तभी दुनिया के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही दुनिया के अंदर ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स ऐसी हवा चलना चालू हुई। वरना अगर इससे पहले हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए तो 200-250 साल पुराना कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, जिसे सही से लागू किया है। पुराने टाइम पे ग्रीस के अंदर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स थे, पर कहीं ना कहीं अगर 6000 साल से दुनिया सिविलाइज तरीके से रह रही है तो देखा जाए तो लगभग 5700-800 सालों तक तो दुनिया के अंदर एक तरफा राजाओं का ही राज रहा है, ऑटोक्रेटिक रूल्स रहे हैं हर जगह पे। भारत भी उसके अंदर आता है। तो भारत के अंदर भी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी केम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ओनली, एंड मेन रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन द प्रिंटिंग कल्चर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ओनली। आज जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली हो पाता है, इस वजह से लोग जागरूक हो पाते हैं। अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम रोक देंगे तो लोग जागरूक भी नहीं हो पाएंगे। दैट इज व्हाई एवरी टाइम जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आई आस्क वन क्वेश्चन कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल डिक्टेटर। यू स्टॉप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल, यू विल बी अ सक्सेसफुल डिक्टेटर। आप राज करते रहोगे, सालों साल तक राजा आप और आपका परिवार राज करता रहेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया का हाल है। जहां आपने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आप रोक नहीं पाओगे तो तख्ता पलट होना तय है, लोग जागरूक होना चालू हो जाएंगे। तो एक लास्ट टॉपिक इनमें से अब हम देख लेते हैं, प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सब हम जब पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 10th में भी हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर देखा है। तो ये प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फ्रांस में लोग जागरूक हो पाते हैं, फ्रांस के लोगों तक आइडियोलॉजीज पहुंच पाते हैं, थॉट्स पहुंच पाते हैं, और फिर वो लुइस 16 के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं और तख्ता पलट कर पाते हैं। तो ये उसके रिलेशन में दे रखा है। इसके बाद लास्ट के कुछ टॉपिक यूरोप के अगर हम लोग देखें तो इन 18, ये फैक्चुअल बेस्ड है। अब इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे इन 1857 फ्रांस में चिल्ड्रंस प्रेस बन गई थी। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी के अंदर थे। इन्होंने क्या करा था, फोक टेल्स को ये जगह जगह घूमते थे, ग्रिम ब्रदर्स घूमते थे, फोक टेल्स इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें लिखते थे और छापा करते थे और अपनी किताब बेचा करते थे। तो 1812 में ये ग्रिम ब्रदर्स की बात हो रखी है। पेनी मैगजीन्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब विमेन के लिए भी अलग स्पेशली पेनी मैगजीन, सस्ते में किताबें, सस्ते में छोटी पॉकेट बुक्स जो थी वो छपना चालू हो गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट विमेन राइटर्स के नाम हैं, इन्हें याद कर सकते हो। अगर विमेन से रिलेशन में पूछ लिया जाए तो इनके नाम मेंशन अपने आंसर के अंदर जरूर से कर देना। इसके बाद फर्दर इनोवेशंस, ये लास्ट टॉपिक है। ये प्रिंट टेक्नोलॉजी 19th सेंचुरी तक आते आते रिचर्ड हेम हो ने प्रिंट टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर दिया एंड पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेसेस जो थी वो बनना चालू हो गई। अब किताबें और ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से छपना चालू हो गई थी। फिर ऑफसेट प्रेस वाज आल्सो डेवलप्ड बाय 20th सेंचुरी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस डेवलप होना चालू हो गई। जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तो ये उसके बारे में दे रखा है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यूरोप के रिगार्डिंग में रिलेशन में खत्म होता है। तो अगर पूछ लिया जाए गिव रीजन मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट, तो ये मार्टिन लूथर चर्च के बारे में लिखना है, पूरी की पूरी कहानी इसके बारे में लिख देना। राइट शॉर्ट नोट ऑन द गुटेनबर्ग प्रेस। व्हाई डिड सम पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वॉर वुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड एंड डिस्पोटिज्म, यानी कि पब्लिक को जागरूक करेगा एंड तानाशाही को खत्म करेगा। तो इसके रिलेशन में लिखना है पूरा का पूरा। व्हाई डिड रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के मन में डर बैठ चुका था। तो ऐसे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। तो रिमेंबर द मेन नेम्स, जो नाम हम लोगों ने देखे अभी वो सारे नाम याद रखना। उनके आसपास जो कहानी चल रही है उसे याद रखना है। दैट विल बी मोर देन इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो इतना ही हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच।